हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक वीडियो और डालूंगी जिसमें मैं आप सभी को BHD इवन 42 जो राष्ट्रीय काव्य धारा के नाम से हमारी बुक है, जिसमें मैं आपको इसका व्याख्या पोर्शन कराऊंगी। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें हमसे व्याख्या प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कि वो हमको 5 पैराग्राफ देता है। उनमें से हमको कोई भी 3 करने होते हैं। जो एक पैराग्राफ होता है वो 12 नंबर का होता है, तो मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो टोटल 36 मार्क्स का होता है। तो हम उसके रिगार्डिंग ही जानेंगे इस वीडियो में। ये हमारा खंड 3 है राष्ट्रीय काव्य धारा, जिसमें कि टोटल हमको 20 पोएम्स दी गई हैं। तो इन 20 पोएम में से मैं आपको इम्पोर्टेंट पोएम्स बताती हूँ जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये देखिए, सबसे पहले हैं मैथिली शरण गुप्त की। तो उनकी यहाँ पे इस वाली बुक में हमको 5 पोएम्स दी गई हैं। भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, आर्य स्त्रियाँ और हमारी सभ्यता। तो जो भारतवर्ष की श्रेष्ठता है, ये उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है हमारे एग्जाम के लिए। इसके अलावा सेकंड है माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, प्यारे भारत देश, अमर राष्ट्र, दीप से दीप जले। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की यहाँ पे 2 पोएम्स इम्पोर्टेंट है, पुष्प की अभिलाषा और प्यारे भारत देश। इसके अलावा जो थर्ड है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जिनकी एक ही पोएम दी गई है यहाँ पे, झांसी की रानी। और जी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में से ज़रूर मतलब पैराग्राफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा फोर्थ है बाल कृष्ण शर्मा जी की, जो कि है विपल गायन, हिंदुस्तान हमारा है और ओ मजदूर किसान उठो। तो यहाँ पे हिंदुस्तान हमारा है, ये वाली पोएम इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नंबर 5 पे है रामधारी सिंह दिनकर जी। इनकी भी यहाँ पे टोटल 5 पोएम्स दी गई हैं, आपको दिख रहा होगा। हिमालय, समर शेष है, वीर, कलम आज उनकी जय बोल, जियो जियो आया हिंदुस्तान, ये इनकी पोएम है। तो इनमें से जो वीर पोएम है ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट है श्याम नारायण पांडे। इनकी यहाँ पे हल्दी घाटी द्वादश सर्ग नाम से इनकी एक पोएम है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से आप इस वाली पोएम में से भी आपको ज़रूर आपको देखने को मिलेगा पैसेज एग्जाम में। तो मैं ये टोटल यहाँ पे 20 पोएम्स है। 20 में से यहाँ पे 7 पोएम इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो कि इसके बाद मतलब एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, व्याख्या पोर्शन। तो अभी मैं आपको ये 7 पोएम्स कराऊंगी और इनकी व्याख्या कैसे करेंगे, कैसे मतलब हम प्रसंग लिखेंगे और कैसे हम इसका काव्य सौष्ठव लिखेंगे या फिर काव्य सौंदर्य लिखेंगे और कैसे हम विशेष लिखेंगे, इसके बारे में हमारी वाली वीडियो रहने वाली है। तो देखिए, पहली हमारी पोएम है ये भारतवर्ष की श्रेष्ठता। तो ये वाली जो पोएम है ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। इसके अलावा इन्होंने हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज, आर्य स्त्रियाँ भी पोएम लिखी हैं। इस वाली बुक में जो दे रखी हैं वो वाली पोएम मैं आपको बता रही हूँ ये। तो इनकी जो इम्पोर्टेंट है वो है भारतवर्ष की श्रेष्ठता। तो देखिए, ये मैं पढ़ देती हूँ। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का से सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विधा कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। तो ये जो पोएम है ये भारत भारती से ली गई है और ये अतीत खंड है और ये मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है और ये हमको भारत की श्रेष्ठता नामक शीर्षक से हमने इसको लिया है। तो जो ये पोएम है ये भारत के गौरवशाली के बारे में बताती है। तो इस पोएम में जो इम्पोर्टेंट मतलब कीवर्ड्स जो हमारे रहेंगे वो देखिए क्या है। भारतवर्ष, भारतवर्ष है, भारतवर्ष, पुरातन देश, देखो देश, देश, ये मतलब हमारे प्रसिद्ध भूमि,
मतलब ये हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स रहेंगे। इसके अलावा देखिए है, ये भी हमारे कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। और देखिए ये यहाँ पे मतलब भूलोक का गौरव कहाँ है, मतलब हिमालय तो हमारे इंडिया में ही है, तो मतलब कि यहाँ पे भारतवर्ष की यहाँ पे श्रेष्ठता बता रहे हैं, उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स रहेंगे। तो हम बात करें संदर्भ की, तो संदर्भ और प्रसंग में क्या होता है कि हम बताते हैं कि जो ये मतलब जो ये स्टैंजा है या जो ये पद्यांश है ये कहाँ से लिया गया है, इसके राइटर कौन है। तो यहाँ पे हमारे इस वाले पद्यांश के जो पद्यांश के इस कविता के जो हमारे राइटर हैं यहाँ पे वो मिथिली शरण गुप्त जी हैं। और ये वाली जो पोयम है भारत भारती के अतीत खंड से ली गई है। और इसमें जो कवि है वो हमको भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भारत जो देश है यहीं से सृष्टि आरंभ हुई है और इसी ने इस पूरे विश्व में ज्ञान को फैलाया है। तो ये हमारी प्रसंग हो गया। व्याख्या की बात करें तो देखिए मतलब कि कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि यदि मैं भूलोक का वर्णन करूं तो मतलब जो प्रकृति है उसका गौरव इतना महान है इसका कि जो यहाँ पे इतना विशाल तो हिमालय खड़ा है और मतलब यहाँ पे गंगा जल भी हमको देखने को मिल जाता है। मतलब किसी भी देश में ऐसा उत्कर्ष नहीं है जैसा कि इस ऋषि भूमि में है, जैसा कि इस भारतवर्ष में है। इसके अलावा कभी भारत की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि भारत तो सारे संसार में सबसे ऊंचा है। ये तो बहुत पुराना देश है, जो ऐसा कोई पुराना देश पूरे विश्व में नहीं है। और यहाँ पे भगवान की मतलब बहुत सारी मतलब हमको प्रतिमाएं या फिर भगवान की भक्ति हमको देखने को मिलती है। और यदि हम कहें तो ये भारत तो पूरा एक भंडार है भगवान की भक्ति के लिए। और इसके अलावा ये कवि कह रहे हैं यहाँ पे कि मतलब जो ये एक भूमि है, मतलब ये पुण्य भूमि है जो भारत की है और जो इसके निवासी हैं वो सभी आर्य हैं और सब में विद्या कला कौशल सबके अंदर जन्म से ही मौजूद होती है। इसके अलावा मतलब जो कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने महान कार्य किए या जिनमें कौशल या कला भरे हुए थे तो उनके चिन्ह हमको आज भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि उनकी संतान के रूप में आज भी मतलब उनकी जो पीढ़ियां चली हुई हैं उनके अंदर आज भी हमको देखने को मिल जाएंगे उनके चिन्ह। मतलब ये इसकी व्याख्या है, एक बार आप इसको पढ़ लेना। मतलब यहाँ पे कभी हमको ये बता रहे हैं कि मतलब भारत एक मतलब विशाल देश है या एक विशिष्ट देश है। इसके अलावा यदि हम काव्य सौष्ठव या काव्य सौंदर्य की बात करें तो देखिए यहाँ पे कि मानक खड़ी बोली का यूज किया गया है, समासों का भी यूज किया गया है, जो पद का प्रवाह है बहुत ही आकर्षक है। मतलब यहाँ पे कविता का सौंदर्य बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे कविता में प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है इसी वजह से। इसके अलावा यहाँ पे सौंदर्य और भाव सौंदर्य दोनों का यूज किया गया है। तो हम विशेष की बात करें तो वही कि मतलब यहाँ पे कवि ने वैदिक पौराणिक समय के भारतीय वातावरण का यहाँ पे बोध हमको करके दिखाया है और भारत की यहाँ पे एक महत्वपूर्ण या अवश्य छवि के बारे में हम सबको बताया है। तो इसके अलावा देखिए सेकंड पोएम जो हमारी है वो है पुष्प की अभिलाषा। तो जो ये वाली पोएम है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। इसके अलावा भी इन्होंने कैदी और कोकिला मतलब कई पोएम लिखी हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो इनकी यही है पुष्प की अभिलाषा। देखिए मैं एक बार इसको रीड करती हूँ और आपको कीवर्ड्स बताती हूँ। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मतलब कि जो ये यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स रहेंगे देखिए चाहा नहीं चाहा नहीं चाहा नहीं चाहा नहीं। उसके अलावा यहाँ पे फूल की बात की गई है, मतलब यहाँ पे पुष्प की बात की गई है। तो मतलब पुष्प को तो वनमाली तोड़ेगा और मतलब जो यहाँ पे हमारे मातृभूमि पर जिन्होंने शीश चढ़ाए हैं इट मीन्स कि मतलब जो हमारे बलिदानी रहे हैं उनके बारे में बात की गई है। तो ये हमारे कीवर्ड्स रहेंगे चाहा नहीं वनमाली। मतलब इतना ही आपके लिए कीवर्ड्स बहुत है इसलिए पोएम के लिए चाहा नहीं और वनमाली। ये यदि यही वाला स्टैंजा पूछेगा तो मतलब यहाँ पे वनमाली हो गया है और यदि इनमें से कुछ पूछता है तो मतलब चाहा नहीं हो गया है। ये इंपॉर्टेंट पोएम है ये पुष्प की अभिलाषा। तो देखिए बात करते हैं हम इसके प्रसंग की।
तो ये पुष्प की जो अभिलाषा जो ये कविता है ये हिम तरंगनी काव्य संग्रह से ली गई है और जो इसके कवि हैं वो मक्खनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और ये वाली जो मतलब ये कविता है ये आज़ादी के समय पे लिखी गई थी लोगों में या भारतीयों में देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए। इसके अलावा यदि हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में यहाँ पे मतलब एक फूल मतलब कह रहा है वनमाली को कि मुझे कोई भी चाह नहीं है कि मैं किसी राजकुमारी या किसी सिरबाला के सिर पर मतलब ज्ञान के रूप में मेरे को गुथ दिया जाए, या फिर मेरी ऐसी भी चाह नहीं है कि मैं मतलब एक प्रेमी मतलब प्रेमिका और प्रेमी के लिए मतलब मैं प्रेम का वो बन जाऊं, मतलब कि माला के रूप में मेरे को बांध दिया जाए। मेरी ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है और मेरी ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है कि मैं राजा महाराजा या फिर सम्राटों के शवों पर मेरे को डाला जाए, मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ। और न ही मैं देवी देवताओं के सिर पर चढ़ना चाहता हूँ, मतलब कि ना मैं उनके लिए अपना प्रयोग करना चाहता हूँ, बल्कि मुझे उस समय तोड़ना वनमाली जब मेरे को उस पथ पर फेंकना हो जिस पथ पर जो यहाँ के बलिदानी हैं या जो वीर जवान हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हमारे देश के लिए। तो मतलब जब उनके शवों को लेके जा रहे हैं तो मेरे को उस पथ पर फेंक देना। ये यहाँ पे इस वाली कविता की व्याख्या है। तो एक बार भी आप इसके अलावा भी आप इसको देख लेना एक बार यहाँ से कि व्याख्या कैसे हमको करनी है। उसके बाद वही काव्य सौष्ठव है यहाँ पे कि प्रतीकात्मक कविता है ये। इसके अलावा भाषा सरल व प्रांजल है, मतलब प्रांजल वर्ड ना भी यूज करते, मतलब भाषा सरल सहज व सुबोध है। इसके अलावा यहाँ पे कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। केवल 2 बंद है यहाँ पे, 30 मतलब यहाँ पे 4 पंक्तियां हैं, 30 मात्राएं हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसको धुन में गाया जा सकता है इस वाली कविता को, और ये विशेष है हमारे, इसको आप देख लेना एक बार, क्योंकि ये चीज मुश्किल नहीं होती, यदि हमको एक बार आ जाए तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्यारे भारत देश। तो जो ये वाली पोयम है प्यारे भारत देश, ये हमारी मक्खनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। देखिए एक बार इसको रीड करती हूँ। गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षिति जल नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा। और ऋषियों के त्वेष प्यारे भारत देश, वेदों से बलिदानों तक जो होड़ लगी, प्रथम प्रभात किरण से हिम में जोत जगी, उतर पड़ी गंगा खेतों खलियानों तक, मानो आंसू आए बलि मेहमानों तक। सुख कर जग के कलेश प्यारे भारत देश, तेरे पर्वत शिखर की नभ को भूखे मौन इशारे, तेरे वन जग उठे पवन से हरित इरादे प्यारे, राम किशन के लीलाए में उठे बुद्धि की वाणी, काबा से कैलाश तलक उमड़ी कविता कल्याणी। बात करे दिनेश प्यारे भारत देश, जपी तपी सन्नासी कर्षण कर्षण रंग में डूबे, हम सब एक अनेक रूप में क्या उभरे क्या उबे, सजग एशिया की सीमा में रहता कैद नहीं, काले गोरे रंग बिरंगे हम में भेद नहीं, श्रम के भाग्य निवेश प्यारे भारत देश, वह बज उठी बांसुरी यमुना तट से धीरे धीरे, उठ आई यह भरत मेंदिनी शीतल मंद समीरे, बोल रहा है इतिहास देश सोए रहस्य है खोल रहा, जब पर्यटन जिन पर आंदोलित जग हंस हंस जय बोल रहा, जय जय अमित अशेष प्यारे भारत देश। यदि हम बात करें इस वाले स्टैंजा की या इस वाली पोयम की, तो इसमें जो हमारे कीवर्ड्स है वो है हमारे प्यारे भारत देश। देखिए आपको हर स्टैंजा की लास्ट लाइन आपको यही दिखेगी, प्यारे भारत देश, प्यारे भारत देश। ये देखिए प्यारे भारत देश और प्यारे भारत देश। तो देखिए अब हम देखते हैं इसका प्रसंग वही कि मक्खनलाल चतुर्वेदी जी इसके रचनाकार हैं, प्यारे भारत देश कविता से है। इसके अलावा ये वेणु लोक गूंजे धरा नामक काव्य संग्रह से ली गई है, और ये भी इनकी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कविता है, जो कि मतलब इन्होंने अपने देश की यहाँ पे उसके गौरव को बताने का प्रयास किया इस वाली पोयम में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे मतलब हमारे भारत देश का जो मतलब आसमानों तक यश फैला हुआ है, जो यहाँ की हवन है जो यहाँ की जो हवा है या फिर पवन है वो यहाँ पे अपना बल दिखा रही है। इसके अलावा चाहे वो धरती हो, जल हो या फिर बादल हो, आसमान हो, हर जगह पे हमको भारत का यश देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ऋषियों की भूमि है, इसी वजह से
हमारे प्यारे भारत देश। इसके अलावा यहाँ पे बता रही हैं कि यहाँ पे मतलब वेदों से ही मतलब कि पुराणों से ही यहाँ पे बलिदान करने की होड़ लगी हुई है। मतलब अपने देश के लिए यहाँ पे जो लोग हैं अपने बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। और जो मतलब सूर्य की पहली किरण से जो किसान है वो अपने खेतों में परिश्रम करने चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि मतलब यहाँ पे ये चाहे कोई जब करने वाला हो तब करने वाला हो, सन्यासी हो, किसान हो, सारे कृष्ण के रंग में डूबे हुए हैं। यहाँ पे एक को न लेके अनेक को मतलब हम यहाँ पे हम की भावना हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है काले गोरों में। सब यहाँ पे प्रिपरेशन करके अपनी मेहनत की कमाई से मतलब अपना गुजारा करते हैं प्यारे भारत देश। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि मतलब यहाँ पे यमुना के तट से यहाँ पे धीरे धीरे मतलब बांसुरी बजती है। मतलब धीरे धीरे शीतल शीतल हवाएं बहती हैं जो कि हमारे इतिहास के बारे में बोल रही हैं और हमारे देश के बारे में उसके रहस्य खोल रही हैं। मतलब ये इसकी व्याख्या है। आप इसको पढ़ लेना। आपको मतलब मुश्किल नहीं है, इजी है, समझ में आपको आ जाएगी। उसके बाद एक काव्य सौष्ठव या काव्य सौंदर्य है और फिर विशेष है ये इसका। देखिए नेक्स्ट हमारी झांसी की रानी जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पोयम है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 स्टैंजा मतलब मार्क किया जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी वो आपसे कोई भी स्टैंजा पूछ सकता है। ये पोयम जो है बहुत बड़ी है बट फिर भी मतलब आपको यहाँ पे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। देखिए कीवर्ड्स क्या है, 2 लाइन से यहाँ पे कीवर्ड्स रहेंगे। देखिए बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए हर स्टैंजा में 2 लाइन से लास्ट में, तो यहाँ से आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ये देखिए तो ये झांसी की रानी से मतलब लिए गए हैं। देखिए ये वाला स्टैंजा जो है ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लास्ट वाला जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। यदि हम बात करें तो यदि हम बात करें प्रसंग की तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कविता है जो कि काव्य इनका संग्रह था त्रिधारा से ली गई है। ये इनकी बहुत ही फेमस मतलब ये पोयम है जो कि यहाँ पे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ पे अदम्य शौर्य के बारे में हमको बताती है। भी इसकी व्याख्या देख लेना क्योंकि हम इसको अपनी पहली क्लासेस में पढ़ चुकी हैं स्कूल लाइफ में, तो ये आपसे इजीली हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसकी लैंग्वेज इजी है, तो आप इसको एक बार देख लेना। फिर यहाँ पे एक काव्य सौष्ठव आ जाएगा कि यहाँ पे वीर रस का प्रयोग किया गया है, वीर भावना है। फिर यहाँ पे इसके विशेष है कि यहाँ पे वीर रस का यहाँ पे यूज किया गया है आदि। एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पे है हिंदुस्तान हमारा है। जो ये हिंदुस्तान हमारा है ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की पोयम है। ये देखिए मैं इसको पढ़ देती हूँ। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो ये बात करें कीवर्ड्स की तो यही है कीवर्ड्स, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। देखिए यहाँ पे यह जन्म स्थान हमारा है, यह विमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा, मतलब ये यहाँ पे कीवर्ड्स है। यहाँ पे भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। देखिए हमारा है मतलब आपको मिल जाएगा हर स्टैंडर्ड क्लास में हमारा है। तो ये यहाँ पे कीवर्ड्स हैं। भैया यदि हम प्रश्न की बात करें तो हिंदुस्तान हमारा है ये बालकृष्ण नवीन जी की एक देशभक्ति कविता है जो कि भारत के बारे में बताती है कि जो भारत देश है वो बहुत ही प्राचीन मतलब पुराना देश है और जिसको मतलब बहुत सारे मतलब कंठों ने या बहुत सारे मतलब व्यक्तियों ने इसकी कोटि इस बारे में मतलब कि बहुत ज़्यादा हमको इसके बारे में बताया है कि ये कितना विशाल देश है। मतलब यहाँ पे यहीं पे बताया गया अपने भारत देश के बारे में। तो इसको आप देख लेना एक बार। ये इसकी व्याख्या यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे कीवर्ड्स बता रही हूँ क्योंकि यदि आपको कीवर्ड्स ध्यान रह जाएंगे तो आपको प्रसंग भी ध्यान आ जाएगा और आपकी हेल्प हो जाएगी। व्याख्या तो आप बना के भी लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे पोयम हमारी है वीर। जो यहाँ पे ये वीर पोयम है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो इस वाली पोयम में जो हमारे कीवर्ड्स रहेंगे वो है विपत्ति, कांटों की राह, विपत्ति
और इसके अलावा मतलब ये देखिए लोग यहाँ पे ये दिखाया गया है कि मतलब कितनी भी मुसीबत आ जाए, जो साहसी आदमी होता है वो उससे घबराता नहीं बल्कि उसका डट के सामना करता है। तो यहाँ पे इसलिए पोएम में ये बताया गया है, इजी पोएम है। देखिए, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुझे बताया गया है कि जब विपत्ति आती है तो जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वही मतलब डर जाते हैं मुसीबत को देख के। बट जो शूरवीर होते हैं वो अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं और वो अपना धीरज या अपना साहस वो नहीं खोते हैं, और वो मुसीबतों को अपने गले लगाते हुए कांटों के ऊपर भी अपनी राह या फिर अपना वो रास्ता बना देते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। बताया गया कि कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, जो शूरवीर होते हैं वो अपने मुंह से वो उफ तक भी नहीं कहते हैं, और वह संकट के सामने वो मतलब अपने घुटने वो नहीं टेक देते हैं, बल्कि सब कुछ वो सहते हैं और लगातार वो मतलब काम करते रहते हैं विपत्ति के आने के बाद भी। इसके अलावा है कौन विघन ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाव उखड़। बताया गया कि जो इंसान के सामने कोई भी ऐसी मतलब मुसीबत या विघ्न या बाधा ऐसी नहीं है कि जो टिक सके। यदि इंसान ठान ले तो वो हर चीज को मतलब कर सकता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्ती का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं पाता है। मतलब बताया गया है, कवि कहता है यहाँ पे कि यदि मनुष्य ने जोर लगा दिया तो मनुष्य में इतनी मतलब ताकत है कि पत्थर को भी वो पानी बना देता है, उसमें बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं। मतलब कि यहाँ बताया गया है कि जैसे मेहंदी में लालिमा मतलब जो लाल कलर होता है वो छुपा रहता है, और जैसे बाती के अंदर उजाला छुपा रहता है उसी प्रकार मानव के अंदर भी बहुत सारे गुण यहाँ पे छुपे हुए होते हैं। और मतलब जो इस मतलब ज्ञान रूपी बत्ती को नहीं जलाएगा तो उसको रोशनी नहीं मिलेगी। डेट मीन्स क्या है कि उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें इसकी प्रसंग की, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता है जो कि जनता में सोई हुई आत्मविश्वास और वीरता की भावना को जगाने के उद्देश्य से उन्होंने ये लिखी थी आजादी के टाइम पे। ये इसकी व्याख्या है, देख लेना। यहाँ पे वीर और कार्य के बारे में बताया गया है कि वीर कैसे सामना करता है और कार्य कैसे सामना करता है। ये इसका विशेष है और ये इसका काव्य सौंदर्य है। जो नेक्स्ट और ये लास्ट पोएम है हमारी यहाँ पे, हल्दी घाटी द्वादश सर्ग। जो ये वाली है ये श्याम नारायण पांडे जी की है। इस वाली पोएम में जो हमारे कीवर्ड्स रहेंगे वो देखिए क्या रहेंगे, हाथी, घोड़े, तलवार। इसके अलावा देखिए तलवार आगे दोबारा से मतलब यहाँ पे युद्ध से संबंधित जो होते हैं ना वो सब, हाथी, गज, रथ। इसके अलावा देखिए सवार, पतन, मतलब जो सारे कीवर्ड्स होते हैं ना युद्ध से रिलेटेड वो सारे, हाथी। इसके अलावा देखिए आगे मतलब रण आ गया, मतलब लड़ते लड़ते। ये आगे हार जीत आ गई, रन वर्ड आ गया यहाँ पे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये आ गया दोबारा से यहाँ पे रन वर्ड आ जाता है, चेतक वर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे रन आ गया, राणा प्रताप आ गया, मतलब यहाँ पे ये दोबारा से राणा वर्ड आ गया यहाँ पे। मतलब ये यहाँ पे हमारे कीवर्ड से आने वाले हैं, राणा प्रताप, चेतक, घोड़ा, तलवार। मतलब इस टाइप से ये हमारे कीवर्ड्स रहेंगे इस वाली पोएम में। तो जो ये वाली पोएम है ये अकबर के मतलब सेनापति थे मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में, तो उसका ही यहाँ पे वर्णन कर रहा है कवि इस वाली पोएम में। और वो महाराणा प्रताप का यहाँ पे मतलब महाराणा प्रताप की यहाँ पे वो मतलब उनके शौर्य और उनकी वीरता के बारे में बता रहे हैं हम सबको कि मतलब कैसे वो लड़ते हैं, जब वो लड़ते हैं तो क्या होता है, कैसा वहाँ पे सीन होता है, मतलब ये सब वो दिखा रहे हैं हमको इस वाली पोएम के थ्रू। तो इस पोएम में टोटल यहाँ पे 20 पैराग्राफ्स हैं। इसके अलावा यदि बात करें हम संदर्भ की और प्रसंग की, तो ये श्याम नारायण पांडे जी ने लिखी है, हल्दी घाटी के द्वादश सर्ग का ये एक अंश है।
जो हल्दी घाटी है, मैंने आपको बताया था, जो महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ था। और यहाँ पे महाराणा प्रताप के रण कौशल और वीरता के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो व्याख्या इसकी आप पढ़ लेना, मुश्किल नहीं है, इजी है। एक बार पढ़ लोगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। मैंने आपको कीवर्ड्स यहाँ पे बता दिए हैं, तो आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा उसको समझना। और मतलब कैसे हम, मतलब ये इसका विशेष है और ये इसका काव्य सौष्ठव है, ये काव्य सौंदर्य है। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से एक बार आप देख लो इसको, मतलब कैसे मतलब हम वो करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त की यहाँ पे 5 पोएम्स दी गई हैं, जिनमें से भारतवर्ष की श्रेष्ठता यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मक्खनलाल चतुर्वेदी की यहाँ पे 2 पोएम इम्पोर्टेंट है, पुष्प की अभिलाषा और प्यारे भारत देश। सुभद्रा कुमारी चौहान और श्याम नारायण पांडे जी की एक पोएम इन्होंने यहाँ पे दी गई है, और वो ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि झांसी की रानी और हल्दी घाटी वाली। इसके अलावा बालकृष्ण नवीन की यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, हिंदुस्तान हमारा है, और ये वाली वीर। ये पोएम इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गई हो वीडियो। तो हमने यहाँ पे टोटल आज मतलब 7 पोएम्स के बारे में हमने जाना, जो कि इम्पोर्टेंट थी। आई होप कि एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिले पैसेज। बट इसके अलावा अभी आप देख लेना एक बार इस वाले को, आर्य स्त्रियों को और दीप से दीप जले को। यदि हम इसकी बात करें कैदर कोकिला की, तो इसमें लास्ट में मतलब यही वर्ड है, कोकिला वर्ड आएगा कीवर्ड्स इस वाली पोएम का। और इसके अलावा यदि हम देखें तो इस वाली में कीवर्ड्स यही है, ओ मजदूर किसान उठो। और इस वाले में भी यही है, जियो जियो आए हिंदुस्तान। तो मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और इस वाली पोएम में हिमालय के बारे में बताया गया है, और इसमें भी कीवर्ड्स यही है, कलम आज उनकी जा बोल। तो मतलब एक बार आप इस वाले पेज को मतलब लर्न सा कर लेना कि किसने कितनी पोएम दी है और कौन सी इम्पोर्टेंट है। तो आपको इजी हो जाएगा एग्जाम में, मतलब इस बात को जानना कि पैसेज कौन सी पोएम से लिया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहे मेरा कंटेंट। यदि आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।